अब तो देखो भाई 4 हफ्तों से भी कम का टाइम रह गया WWE के सऊदी अरेबिया प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, जहां पे होने वाली है रॉयल रंबल। और भाई मेरे सामने एक ट्वीट आया जो कि 5 जनवरी का है, और यहाँ पे अभी जब वो जो स्टेडियम है उसके कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं तो भाई ये तो अभी भी चल रहा है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी सिर्फ 4 हफ्ते रह गए हैं, उससे भी कम का टाइम है। तो ये तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि ये तो ऐसा मतलब मैं ऐसे देख के ऐसे सोचूंगा कि हाँ अगले साल अगर रॉयल रंबल होनी होगी तब ऐसा जो जो स्टेज का काम भी नहीं चल रहा है, तो पूरे स्टेडियम का ही काम चल रहा है। तो पता नहीं क्या WWE ने सोचा इसके लिए, बट अब WWE ने सब कुछ अनाउंस किया, एडवर्टाइज किया, तो उनकी प्लानिंग पूरी होगी। शायद जो मैन पावर है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बट लेकिन थोड़ा वियर्ड है कि यार मतलब अभी तो 4 हफ्ते से भी कम का टाइम रहेगा और लग ऐसा रहा है कि जैसे स्टेज का छोड़ो, इनको पूरे स्टेडियम का ही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं डीमन फिन बैलर के साथ। तो फिन बैलर को लेके हम लोग बातें करते ही रहते हैं कि इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं चल रहा भाई, इनके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैंने तो अपनी सारी जो एक्सपेक्टेशन या जो होप्स हैं उसको खत्म कर दिया फिन बैलर के लिए। लेकिन अभी व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट पॉडकास्ट कोडी रोड्स का जो है उसमें फिन बैलर आए थे, और यहाँ पे उन्होंने डीमन फिन बैलर के बारे में कुछ अलग ही बात बताई। जैसे हमने जैसे अब तक WWE की स्टोरी में डीमन फिन बैलर को देखा है वो ऐसे ही था कि जैसे फिन बैलर सारी कोशिशें कर रहा है और जब फिन बैलर के बस की बात नहीं होती तो फिर एंड में आता है डीमन बैलर। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है फिन बैलर। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि डीमन बैलर को वो दोबारा से लाना चाहते हैं, और अब जब वो आएगा तो वो चाहते हैं कि उसमें उनका क्रिएटिव इनपुट ज्यादा हो। और फिर वो ये कहते हैं कि जो डीमन फिन बैलर है वो कभी भी ऐसा नहीं होना था कि जैसे कौन डीमन फिन बैलर को लेके आया, वो जब मेरी मर्जी होती मैं उसको तब लेके आता। लेकिन स्टोरी लाइन में ऐसा दिखा दिया गया था कि जैसे फिन बैलर का जो खुद का कैरेक्टर है वो वीक है और डीमन फिन बैलर ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये फिन बैलर कभी भी नहीं चाहते थे। उनके हिसाब से सिंपल कि जब उनको ऐसा लगता है कि आज मेरे को डीमन बैलर आने की जरूरत है तो एक सरप्राइज की तरह मैं कभी भी डीमन बैलर को लेके आ जाऊं। इससे जो मेरा फिन बैलर का कैरेक्टर है वो भी सही रहेगा और डीमन फिन बैलर तो फिर फैंस पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो उसे सिर्फ कूल एंट्रेंस अपने एक नए अवतार की तरह देखता हूं जब मैं रिंग में आता हूं, जो कि अगर फिन बैलर के पर्सपेक्टिव से देखे भाई तो बड़ी सही चीज है, क्योंकि हमने भी इसी तरीके से देखा, क्योंकि हमें दिखाया भी ऐसे गया था WWE की स्टोरी लाइन की जब बात हो रही है कि जो डीमन बैलर है वो तब आएगा जब फिन बैलर के बस की बात नहीं होगी। लेकिन यही इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही फिन बैलर को पसंद नहीं आया। लेकिन फिर आप स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फिर सेंस भी बना रहा है, बट उसमें प्रॉब्लम फिर ये हो जाती है कि यानी कि फिन बैलर वीक कैरेक्टर है डीमन बैलर के हिसाब से, जो कि हम फैंस को भी अब बिलीव होने लगा है। लेकिन वो चीज़ फिन बैलर नहीं चाहते। अब देखते हैं, अब उनको क्रिएटिव खुद यूज करने को, क्रिएटिव अपने इनपुट डालने का मौका मिलता है तो फिर जो डीमन बैलर है उसका कैरेक्टर कैसे होता है। एक ट्वीट मैंने किया था ट्विटर पे, सबसे पहले आप ट्वीट देखो जहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि देखो भाई ये सारी स्टोरी लाइन जो कि WWE शुरू तो करती है, या तो ये इसको कंटिन्यू नहीं करती या फिर इसका एंड बहुत बकवास होता है। लेकिन WWE के पास कोई आएगा प्लान नहीं होता, वो पहले ही कोई भी स्टोरी लाइन टीज कर देते हैं। अब भाई इसके ऊपर भी मैंने कमेंट देखा और इसके ऊपर मेरे को आपका ओपिनियन चाहिए। हो सकता है मेरा ओपिनियन अलग हो या गलत हो। अब ये बंदा यहाँ पे लिखता है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हर एक टीज या फेस ऑफ जो भी हो रहा है वो किसी स्टोरी लाइन की तरफ नहीं जाता, मतलब इनके अकॉर्डिंग कि अगर कोई टीज या कोई फेस टू फेस आ रहा है तो उसका जरूरी मतलब नहीं है कि उनके बीच में कोई स्टोरी लाइन या फिर उनके बीच में कोई फ्यूड हो। और ये मुझे ही एक्सपोज करता है कि मैं ऐसा सोचता हूं। भाई मैं तो इस वाले ये जो यूजर है इसके ओपिनियन के बिल्कुल ही अगेंस्ट हूं कि अगर तुम एक बार को रोमन रेंस और अगर मान लो कोडी रोड्स को सामने लेके आ रहे हो तो क्यों लेके आ रहे हो, किसी एक फ्यूड के लिए तो लेके आ रहे होगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बंदे घर में बैठे थे और सीसीटीवी में हमने देख लिया। तुमने लिटरली एक पूरा सेटअप लगा के, अपना हाई प्रोडक्शन लगा के 2 बंदों को तुम सामने लेके आए हो, तो उसका कुछ तो मतलब होगा। चलो ठीक है, फ्यूड नहीं हो रही, पहली बात तो होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। तो हम तो वैसा कुछ देखते नहीं है। तो आप इस बंदे के ओपिनियन से अग्री करोगे, और अगर इस पर अग्री कर भी सकते हैं तो किस तरीके से, क्योंकि मेरे तो ये बात समझ के बाहर है कि अगर 2 सुपरस्टार आमने सामने आ रहे हैं और WWE का आगे कोई प्लान ही नहीं है उनके साथ कुछ करने का, तो उनको साथ में लेके क्यों आ रहे हैं। या इसका मतलब कि आपको जो नेटवर्क ने अपने 2 घंटे 3 घंटे दिए हैं वो ऐसे हैं कि हाँ भैया लो भैया तुम्हारे मूड में जो आए तुम इसमें डाल सकते हो। और शायद यही बात अगर हम फैंस मानने लग गए तो ऐसे तो फिर हम वो जो कहते हैं ना कि मीडियोकर शोज को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपना ओपिनियन इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरी तो ये बात पल्ले नहीं पड़ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 बंदे आमने सामने आ रहे हैं लेकिन WWE उनके लिए कोई फ्यूचर में स्टोरी प्लान नहीं कर रही। तो फिर उस चीज को करने का मतलब ही क्या बना। CM
सीएम पंक अभी रिसेंटली आते हैं बस्टेड ओपन रेडियो में और यहाँ पे उन्होंने ना जे उसो के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको लोग बोल रहे हैं कि भाई अब सीएम पंक वो सीएम पंक नहीं रहा। तो यहाँ पे जे उसो को डिफेंड करते हैं सीएम पंक, कहते हैं कि जब मैं शोज पर जा रहा था ना अभी पिछले कुछ टाइम में, जब जॉन सीना भी एक्टिव थे, वो कहते हैं मैं लिटरली जॉन सीना जे उसो इनसे लड़ रहा था कि इनको मैं मर्चेंडाइज सेल में कैसे पीछे कर सकूं। उन्होंने इतने तगड़े कंपटीशन में जे उसो का नाम डाला और वो ऐसे करके बोलते हैं बिल्कुल ऐसे, मतलब कि बिल्कुल पैशन के साथ कि जे उसो इज अ एफएन फिनोमिनल, ऐसे करके बोलते भाई ये बंदा तो बिल्कुल कमाल का है। अब इसके बाद सीएम पंक के जो बोल्ड ओपिनियंस के लिए लोग सीएम पंक को प्रेज करते थे, अब सीएम पंक की भी लोगों ने बैंड बजानी शुरू कर दी। कहते हैं भाई सीएम पंक भी पीआर ट्रेन हो चुका है और उसी वाले चीज को खुद ही एक्सपोज कर दिया सीएम पंक ने कि उन्होंने इस बारे में तो बात ही नहीं करी कि जे उसो की स्टोरी कैसी है। अगेन उन्होंने भी बात वही करी कि हर किसी को यीट करना पसंद है, जो कि फैंस को भी पता है और फैंस अग्री भी करते हैं, जो जे उसो को एक रेसलर अच्छा नहीं मानते। क्योंकि जब जे सीएम पंक से ये उन्होंने जवाब इस बात पे दिया कि जब लोग बोलते हैं कि जे उसो एक अच्छा रेसलर नहीं है, तो इसके जवाब में ये बातें बोली हैं सीएम पंक ने। अब आप बताओ इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है? क्योंकि ठीक है अपना बिजनेस करना, सेल्स करना, मर्चेंडाइज बढ़िया करना, ऐसे यीट करना, ऐसे रन इट बैक करना, वो सब कुछ सही है, लेकिन एट द एंड स्टोरी की बात करी यहाँ पे और उसका कोई खास जवाब तो सीएम पंक ने दिया नहीं। और वैसे भी अब टैग टीम डिवीजन में आ गए जे उसो, किसको प्रॉब्लम है? तुम करो जितनी बार तुम्हें यीट करना है, तुम करो जितनी बार रन इट बैक तुम्हें करना है, तुम बेचो जितनी मर्चेंडाइज तुम्हें बेचना है। लेकिन उस वजह से जो मेन इवेंट सीन की स्टोरी लाइन कॉम्प्रोमाइज हुई है, शायद फैंस उसके बारे में पूछ रहे थे और इंटरव्यूअर भी शायद उसी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में सीएम पंक का कोई जवाब आता नहीं है। ओबा फेमी के बारे में बात कर लेते हैं भाई, और ये चीज़ जान के मुझे तो शौक लगा, तो मैं आपके साथ भी इसे शेयर कर रहा हूँ कि सिर्फ 100 ही मैचेस में अब तक कंपीट किया है डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीवाइज्ड ओबा फेमी ने। और सोचो इतने कम टाइम में ओबा फेमी अपना स्टेटस वो बना चुके हैं कि अब फैंस एक्साइटेड है उनको मेन रोस्टर में देखने के लिए, उनको रॉयल रंबल में देखने के लिए, उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू के बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ फेस टू फेस देखने के लिए। जैसे रोमन रेंस के बारे में भी लोग बोल रहे हैं कि सोचो ओबा फेमी और रोमन रेंस अगर फेस टू फेस आते हैं रॉयल रंबल में तो वो कैसा एक मूवमेंट बनेगा। ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है वैसा जैसे हमने कीथ ली और रोमन रेंस को देखा था वो सर्वाइवर सीरीज था ना, रॉयल रंबल, हाँ सर्वाइवर सीरीज ही था वो। तो अब लोग इसके लिए भी एक्साइटेड है। तो भाई मेन रोस्टर में अब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास सारे सही आ चुके हैं, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास सारा असला बारूद है ओबा फेमी को तगड़े तरीके से लॉन्च करने का। ये भी तुमने फंबल कर दिया तो मतलब समझ लो भाई तुम्हारे बस की ना है। फिर ठीक है, ये हम मान ही लेंगे कि अब ठीक है डब्ल्यूडब्ल्यू में चीज़ है ऐसे ही चलने वाली है और हम भी इसकी अब आदत डाल लें तो वो बढ़िया है। यार इंस्टाग्राम पे मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड ये अकाउंट दिखा और मैं इसको लेके थोड़ा कंसर्न हूँ। मैं आपको बताता हूँ है क्या। तो डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदुस्तान नाम से एक पेज है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 400 के फॉलोवर्स हैं और यहाँ पे जो पोस्ट हमको नजर आ रही हैं वो सारी एआई जनरेटेड हैं, जिसमें रोमन रेंस कभी किसी इंडिया की लोकेशन पर हैं। मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे रोमन रेंस हैं और भाई इन पे लाइक्स इतने हैं ना। अगर आप ट्विटर पे वो फोटोज देख रहे हो तो भाई उसका ओरिजिनल सोर्स ये ही है, यहीं से वो सारी जो वीडियोस हैं या वीडियोस नहीं वो जो फोटोज है वो जो मीडिया है वो रोमन रेंस के निकल रहे हैं जहाँ पे वो कभी किसी धाम में है और इन पे लाइक्स भाई 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन है। आपको अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते हो ऐसे सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स को तो 4 मिलियन लाइक्स 2 मिलियन लाइक्स, अगर फोटो के ऊपर इतने लाइक्स आ रहे हैं भाई वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। अब इसमें बुरा कुछ नहीं है, लेकिन कंसर्निंग ये है कि जब मैंने इसका कॉमेंट सेक्शन देखा तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ असली लग रही है कि रोमन रेंस सही में यहाँ पे आ चुके हैं। क्योंकि कमेंट भी मैं देख रहा था, अगर आपको दिख रहा है कि भाई बिल्कुल दिल 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 स्पैम हो रहे हैं, बिल्कुल एक ही तरीके की बिल्कुल सब लोग सेम तरीके का ही कैप्शन कमेंट लिख रहे हैं, तो कई बार वो डलवाए भी जाते हैं। लेकिन कई बार वो ऐसे लोग हैं जिनको अभी इतनी ज़्यादा आप बोल सकते हो इंटरनेट की नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब अभी तक तो ये सही है, लेकिन अगर लोग इसके झांसे में आ रहे हैं और कुछ भी इस अकाउंट से आगे जाके होता है, क्योंकि ऐसे अकाउंट्स मैंने देखा है कि आगे जाके वो बिक जाते हैं, मतलब उनको जो ओनर है वो बेच देता है, जो भी उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि भाई अब देखो इस पर मेरी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन आता है, इसको आप खरीद लो। फिर उस अकाउंट का किसी भी तरीके से यूज़ हो सकता है, स्पेशली जब उसने ऐसे तरीके के जो फॉलोवर्स हैं उसको जुटाया हो जिनको शायद समझ में भी नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। तो अगर आप वैसे मुझे नहीं लगता कि अपनी ऑडियंस में से कोई ऐसा होगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत यहाँ पे समझदार लोग बैठे हैं, लेकिन एटलीस्ट हाँ इतना तो पता है कि क्या चल रहा है। तो फिर ये मुझे लगा कि एक चीज़ पहुँचा देनी चाहिए। तो अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सावधान रहे। ठीक है ऐसी फोटोज आ रही हैं तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद किसी और एक्टिविटी में अगर इंडल्ज ना हो तो वो एक थोड़ी सी अच्छी बात हो जाएगी। अंद्रादे के लिए भाई एक और नई अपडेट आई है हमारे पास और अब वो आ चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग में वापस। अब मुझे कमेंट करके ये बताना वो, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वो पूरी जो साइकिल
साइकिल है वही घूम चुकी है कि कभी वो WWE से AEW, AEW से WWE, WWE से AEW, इतना कितना घूम चुके हैं। और अंद्रादे भाई घूम तो ऐसा रहा है कि जैसे कि वो कोहिनूर का हीरा हो, कि जैसे हर कोई उसे लेना चाहता है। लेकिन मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया कि इतनी बार उनकी स्टोरी लाइन इधर से उधर हुई है, उसका मतलब क्या, मतलब उनकी स्टोरी में भी कभी कुछ मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि अरे भाई अंद्रादे को इतना ज़्यादा हर कोई कंपनी चाह रही है। या तो उनके बोल सकते हो कनेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि WWE में भी कुछ कांड सही हुआ था उनका, उसके बाद ही अब वो AEW कंपनी में गए। फिर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इधर से उधर कंपनी जब उन्हें उठा के ले भी आ जाती है तो वो भी किस टर्म पे, क्योंकि एक तरीके से वो उनको पीछे छोड़ के तो चले गए थे, तो बड़ा वियर्ड है। बट उनका मास्क बड़ा सही लगा मुझे। यहाँ पे क्या उनकी स्टोरी है ये मुझे समझ में आ रहा है, बस डॉन कैलिस को मैं समझ पाया कि हाँ यहाँ पे इनके साथ कोई जुड़ गए हैं ये, और ये मास्क बढ़िया लगा बस अंद्रादे का, क्योंकि अंद्रादे के साथ तो कुछ अलग ही हो रहा है। अब शायद ऐसा ना हो कि कुछ महीनों बाद हम सुने कि वो WWE में आ गए। WWE के स्पॉटिफाई के ऊपर टॉप 10 मोस्ट जो स्ट्रीम किए गए हैं म्यूजिक, उनकी लिस्ट आई है। और यहाँ पे आप बताना कि आप इनमें से कौन से गाने जो है सबसे ज़्यादा सुनते हो। पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। फायर बर्न से शुरू होता है, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी वाला म्यूजिक नहीं है इसमें, CM पंक का। उसके बाद माई टाइम इज नाउ जो कि जॉन सीना का है, फिर ट्रिपल एच का है, फिर रैंडी ओर्टन का आई वॉक अलोन भी यहाँ पर है, डीमन इन योर ड्रीम्स, भाई रिया रिप्ली भी देखो कैसे आ रही हैं, हेड ऑफ द टेबल, आई एम ग्रेटनेस, फिर 9th पे सेक्सी बॉय जो कि शॉन माइकल्स का है, और उसके बाद इट्स जस्ट मी ऊस जो कि जे ऊसो का म्यूजिक है। तो ये WWE के अब तक के सबसे ज़्यादा टॉप 10 सुने गए WWE के म्यूजिक हैं। तो आप इसमें से कौन सा सुनते हो वैसे? अगर आप मतलब मुझे इसमें ऐसा लगता है कि नंबर 6 पर जो रिया रिप्ली का है वो शायद थोड़ा अंडररेटेड है, मतलब टॉप 10 में है तो इसका मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी लोग इतनी ज़्यादा बात नहीं करते इस म्यूजिक की जितना ही है। स्पेशली कभी इसको हेडफोन में सुनना, भाई कुछ अलग ही फीलिंग है फिर इसकी। रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए, स्पेशली रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की फ्यूड को पसंद करने वाले फैंस के लिए कुछ WWE ने अच्छी चीज़ हमें दी है। तो अभी उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की है जो कि फुल मैच की है, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल, जो कि स्टील केज मैच था रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में। अब WWE ने इसको इस टाइम पे पोस्ट किया, जिसके सिर्फ दो ही मतलब है। पहला मतलब ये है कि क्योंकि अभी वैसे भी रॉयल रंबल आ रही है जो कि सऊदी अरेबिया से होने वाली है, तो WWE ऐसा कंटेंट शो के आसपास पुश करती है। और दूसरा, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में कुछ प्रोग्राम जो कि हमने देखा है कि WWE ऑलरेडी टीज कर चुकी है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की एक पॉइंट पर तो WWE ने हाइप ही रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की उससे बना दी थी कि ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस अपनी टीम का नेता है और ब्रॉक लेसनर अपनी टीम का लेता है। लेकिन वो तो भला हो सर्वाइवर सीरीज की बुकिंग का जो बेड़ा गर्क WWE ने वहाँ पे किया, उसके बाद से एकदम से जो हाइप है वो इन्होंने खत्म से कर दी। बट जैसे हमें वहाँ से टीजेस मिले हैं क्लियर, ये तो पता चल रहा है कि WWE ये बात समझती है कि ये एक मनी मैच है। तो ऐसे करके ये ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को स्टिल फैंस के दिमाग में रख रहे हैं कि भाई ये कभी भी आ तो ये सकता है। और देखो WWE को पता भी है कि जब भी उनको एक ऐसा मैच डालना होगा जिसको उनको बहुत ज़्यादा हाइप करना है, उस वाले शो के लिए उनको बहुत हाइप चाहिए, सिमिलर जैसे हमने रसल पलूजा में देखा था, तो उनके लिए रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर वाले जो दोनों बंदे हैं वो रेडी हैं। बट भाई इस बार जो स्टोरी लाइन है वो रसल पलूजा की जैसी मत करना, वरना तुम कोई सा भी बड़ा मैच लेके आ जाओ, अगर उसमें स्टोरी नहीं है तो फिर उसमें वो मज़ा नहीं है। और जाते जाते मैं आपको लेटेस्ट ऑड्स बताता हूँ रॉयल रंबल के। स्टिल जो फाइनल 4 वाले बंदे हैं वो सेम ही है जो कि शायद मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, क्योंकि यहाँ पे रोमन रेंस, ब्रॉन ब्रेकर, गुंथर और LA नाइट हैं। और वो लिस्ट जो कि टॉप 5 बंदों की है जो कि ऑड्स में सबसे ऊपर है, वो भी आप देख सकते हो। LA नाइट है 5th पर, उसके बाद 4th पर सैमी ज़ेन है, नंबर 3 पर है गुंथर, नंबर 2 पर स्टिल ब्रॉन ब्रेकर हैं। और अभी भी सबसे ज़्यादा ऑड्स यही कहते हैं कि रोमन रेंस जीतने वाले हैं इस साल की रॉयल रंबल को। देखते हैं अब WWE इस पे क्या करेगी। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।